हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2026 के लिए फुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, जैसा कि एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्जाम 4 फरवरी से शुरू हो रहा है, तो इसी को देखते हुए आज के सेशन में बेस्ट लेवल के 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, ये क्लास आपको पूरा देखना है, क्योंकि इस क्लास से आपको ये पता चलेगा जो कि आपके पेपर में जीके, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के सवाल कैसे पूछे जाएंगे और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो साथियों, आप जानते हैं कि एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए मेन 2 सब्जेक्ट है, जीके के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन। इन्हीं 50 क्वेश्चनों से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है, और एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा, यानी पूरे 150 नंबरों से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है। इसके अलावा रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ के भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इन 40 क्वेश्चनों में से केवल आपको 12 क्वेश्चन सही करने होते हैं। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसमें माइनस मार्किंग भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, इस पेपर को हल करने के लिए आप सभी के पास केवल 90 मिनट का समय रहेगा। 45 मिनट मैथ रीजनिंग के लिए मिलेगा आपको, और 45 मिनट आपको जीके और इंग्लिश को मिलेगा। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर होने वाला है। तो साथियों, यदि आपको एग्जाम को क्रैक करना है तो आज का ये पूरा पेपर जरूर कंप्लीट लगा लेना है, क्योंकि इस क्लास में जो एसएससी के लेटेस्ट पैटर्न पे सारे सवाल बन रहे हैं, वो सवाल आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टारगेट आप कम से कम 45 क्वेश्चन का रखिएगा, टारगेट यही आपका होना भी चाहिए। तो नोट यहाँ पढ़ सकते हैं, जो एसएससी द्वारा बनाया गया प्रश्न है उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम के लिए जो डेली क्लास आ रही है, एक तो सुबह 8:30 बजे आ रही है और एक शाम 7 बजे आ रही है, ठीक है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न को हल करते हैं। लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने कितने रजत पदक जीते थे? लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने कितने रजत पदक जीते थे? तो केवल 2 रजत पदक जीते थे भारत ने लंदन ओलंपिक 2012 में। तो पहले का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। कौन सा अधिनियम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान लेता है? कौन सा अधिनियम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान लेता है? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम इसका स्थान लेता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। कबड्डी के सर्वप्रथम ज्ञात नियम किस भारतीय राज्य में बनाए गए थे? बताइए, कबड्डी के सबसे पहले ज्ञात नियम किस भारतीय राज्य में बनाए गए थे? तो सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य में बनाए गए थे। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। प्रारंभ में जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था, तो इसमें मूल रूप से कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? स्टार्टिंग में जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया, तो इसमें मूल रूप से कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद थी और 8 अनुसूचियां थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को। विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो तीसरे अनुसूची में उल्लिखित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। पिट्स इंडिया एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? बताइए, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसे 1784 में पारित किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। केरल का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? केरल का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से मनाया जाने वाला इनमें से कौन सा त्यौहार है? तो ओणम त्यौहार है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो आंध्र प्रदेश का है। ऑप्शन के हिसाब से आप सभी को आंसर करना है। ओके, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 को। वह व्यापार रणनीति कौन सी है जिसे भारत ने प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में अपनाया गया था? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में स्टार्ट हुई थी, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू की गई थी और 56 में समाप्त की गई थी। तो इसमें किस योजनाओं को अपनाया गया था? बताइए। तो अंत केंद्रित व्यापार रणनीति को अपनाया गया था।
ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। रबर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख खेती नहीं है? बताइए, रबर जो है वो भारत के किस राज्य की प्रमुख खेती नहीं है? देखिए, रबर जो है वो केरल राज्य की प्रमुख खेती है, मेघालय राज्य की है, तमिलनाडु राज्य की है, लेकिन पंजाब की प्रमुख खेती नहीं है रबर। डी ऑप्शन राइट आंसर है। तो साथियों, आप सभी लोगों के लिए एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए पेपर में छपने वाले प्रश्न आ चुके हैं। यानी जो एसएससी एमटीएस का मेन 2 सब्जेक्ट है, जीके, जीएस और करंट अफेयर, तो इसके लिए पूरे 20 टेस्ट आ चुका है और इंग्लिश का पूरा 20 टेस्ट आ चुका है। यानी 40 टेस्ट आपको अपने पेपर में बैठने से लगाना है और इन 40 टेस्टों में पूरा आपको 1000 क्वेश्चन मिलेंगे और ये 1000 क्वेश्चन मात्र 50 रुपीज का हो चुका है आपके लिए। तो इस नंबर पे आपको मैसेज करना है और ये टेस्ट अपने पास आपको मंगा लेना है। डेली एक टेस्ट आपको देना है, एक आपको जीके का टेस्ट देना है और एक इंग्लिश का टेस्ट देना है। यानी पूरे 50 क्वेश्चन आपको टेस्ट देना है जो आपका मेन सब्जेक्ट है एमटीएस एग्जाम के लिए। ये टेस्ट आपका बिल्कुल एसएससी के लेटेस्ट पैटर्न पर होगा। जैसे आपके पेपर में एसएससी सीजीएल का पेपर कंप्लीट हुआ है, सीपीयू का पेपर कंप्लीट हुआ है, सीएचएसएल का पेपर कंप्लीट हुआ, स्टेनो का पेपर कंप्लीट हुआ है, सिलेक्शन पोस्ट का। तो इस तरह के जैसे आपके पेपर में सवाल पूछे गए थे, सेम वैसा ही पेपर ये इस टेस्ट में आपको मिलेगा। बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद ऑप्शन आपको मिलेंगे, लास्ट में उसका आंसर दिया गया है। इसे आप अपने तैयारी को परखेंगे, 25 तो आप नंबरिंग करेंगे, जो क्वेश्चन आप सही करेंगे उसको टिक लगाइए। तो ये टेस्ट आपको कंपलसरी लेना अपने पेपर में बैठने से पहले। तो ये मात्र भाई 50 रुपीज का पूरी 1000 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है और ये टेस्ट अपने पास मंगा लेना है। यदि आप ये पूरे 40 टेस्ट लगा लिया बहुत अच्छी तरीके से और 1000 क्वेश्चन तैयार कर लिया तो समझिए आपका 60 to 80% सवाल तैयार हो जाएगा जीके और इंग्लिश का प्लस करंट अफेयर का। ओके, तो चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, किस अधिनियम के अंतर्गत कार्यकारी परिषद के व्यक्तिगत सदस्यों का अपना पोर्टफोलियो था? किस अधिनियम के अंतर्गत कार्यकारी परिषद के व्यक्तिगत सदस्यों का अपना पोर्टफोलियो था? तो बताइए किस अधिनियम के तहत? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12, द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज पुस्तक लेखक निम्नलिखित में से कौन है? द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज पुस्तक लेखक इनमें से कौन से? डेविडर है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को, सिंधी समुदाय के भगवान झूलेलाल की जयंती को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सिंधी समुदाय के भगवान झूलेलाल की जयंती को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो चेटी चंद के नाम से भी जाना जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को, चोलों पर विजय प्राप्त करने वाला राष्ट्रकूट राजा कौन था? चोलों पर विजय प्राप्त करने वाला राष्ट्रकूट राजा कौन था? तो कृष्ण तृतीय था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को, तंजौर बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की एक नर्तकी थी? तंजौर बाला सरस्वती किस नृत्य शैली की एक नर्तकी थी? तो ये भरतनाट्यम की नर्तकी थी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस संगठन के माध्यम से लागू की गई थी? बताइए, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस संगठन के माध्यम से लागू की गई थी? तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से लागू की गई थी। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को, निम्नलिखित में से किस बौद्ध संत ने भारतीय यूनानी राजा मिनांडर को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? बताइए, किस बौद्ध संत ने भारतीय यूनानी राजा मिनांडर को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो किसने किया था? तो नागसेन ने किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 18, भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष में की थी? भाई आप सभी को खेल से संबंधित सारे क्वेश्चनों को तैयार करना है क्योंकि हाल में जो आपका एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर चल रहा है, जिस लेवल का एग्जाम है भाई उसी लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं।
यानी आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को तैयार करना है। हम इसी एक महीने में आपका पूरे सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे। अधिक से अधिक जीके और इंग्लिश के क्वेश्चन को देखेंगे। मैथ रीजनिंग में यदि आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। नो डाउट आपका बेसिक तो क्लियर ही होगा, क्योंकि सिंपल यदि आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 40 क्वेश्चन में से केवल 8 क्वेश्चन सही करने होते हैं। OBC से यदि आप बिलोंग करते हैं तो केवल 10 क्वेश्चन सही करने होंगे। यदि आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो मैक्सिमम 12 क्वेश्चन सही करने होते हैं, और इसमें माइनस मार्किंग भी नहीं है, ये आप सभी को मालूम है। तो आप पूरे 40 के 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे आपको आए चाहे न आए, लेकिन आपको पूरे 40 के 40 टिक लगाना है कंप्यूटर पे, ठीक है। भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष में की थी? बताइए। तो 1982 में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत 6 अधिकारों को निम्नलिखित के आधार पर निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत 6 अधिकारों को किसके आधार पर निलंबित किया जा सकता है? बताएंगे आप लोग किसके तहत? तो देखिए, एक युद्ध के तहत निलंबित किया जा सकता है, एक जो आपका बाहरी आक्रमण होता है, तो इसके तहत जो आपका अनुच्छेद 19 है इसमें गारंटी 6 अधिकारों है, तो इसमें निलंबित किया जा सकता है। तो आपका पहला हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा, यानी युद्ध और बाहरी आक्रमण के द्वारा, यानी दूसरा नंबर आपका दिया है 1 और 2 दोनों के तहत। तो सेकंड इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 को। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक बड़े गुलाम अली खान निम्नलिखित में किस घराने से संबंधित है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक बड़े गुलाम अली खान किस घराने से संबंधित रखते हैं ये? तो ये पटियाला घराने से संबंधित हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं? तो ये बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर से उत्पन्न होते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दर्शना झावेरी एक प्रसिद्ध कौन सी नृत्यांगना है? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दर्शना झावेरी एक प्रसिद्ध कौन सी नृत्यांगना है? तो ये मणिपुरी नृत्यांगना है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ भारत संघ का प्रस्ताव रखा था? ब्रिटिश भारत के किस भारत सरकार अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ यानी भारत संघ का प्रस्ताव रखा था? तो 1935 ने। सी ऑप्शन राइट आंसर है। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि एक दिन में आपका 3 क्लास आ रही है SSC के लेटेस्ट पैटर्न पे, जो आपके पेपर में सवाल बन सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो सकते हैं वो सवाल हम लगातार कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको चैनल को सब्सक्राइब करके मेन आपका नोटिफिकेशन ऑन करना है। क्लास अपलोड हो तो तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुँचे, ठीक है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑन करिए। क्वेश्चन नंबर 24 कॉल करिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष वस्तु एवं सेवा कर राज्यों को मुआवजा विधेयक पारित किया गया था? बताइए, किस वर्ष में वस्तु एवं सेवा कर राज्यों को मुआवजा विधेयक पारित किया गया था? 2017 में किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 को। तापमान के बढ़ने पर कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान के बढ़ने पर कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कण जो है वो तेजी से चलते रहते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? ये करंट अफेयर का सवाल है। भारत का जो 58वां रिजर्व टाइगर रिजर्व है वो कौन सा बना है? माधव राष्ट्रीय उद्यान बना है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 27। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? बताइए, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से इनमें से? तो मैंग्रोव वन है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 28। सुंदरम बालाचंदर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के मुख्य वादक रहे हैं? बताइए, सुंदरम बालाचंदर किस वाद्य यंत्र के मुख्य वादक रहे हैं? तो ये बीड़ा के मुख्य वादक रहे हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 29।
किस खनिज विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई देती हैं? किस खनिज या विटामिन की कमी से जो गर्दन की ग्रंथियां वो सूजी हुई दिखाई देती हैं? बताइए किसकी कमी से? तो आयोडीन की कमी से। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? बताइए, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 66 है इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसको पहले NH 17 के नाम से जाना जाता था, नेशनल हाईवे 17 के नाम से जाना जाता था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 को। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जनांकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? बताइए, जनगणना वर्षों में किस भारत के जनांकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो वर्ष 1921 के। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 32। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो इंग्लिश के सवाल है, इंग्लिश के पूरे 25 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन भाई बिल्कुल चुनिंदा टॉपिक से ही आपके पेपर में सवाल आने वाले हैं। तो जितने भी आपके टॉपिक से सवाल पेपर में पूछे आएंगे सारे टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं अच्छी तरीके से। ओके, जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम के लगभग मान के चलिए कि 8 से 9 सवाल आपके पेपर में पूछ लिया जाएगा एक ही शिफ्ट में। ओके, तो बताइए कि फैब्रिकेट का सिनोनिम्स क्या होगा? सिनोनिम्स मतलब क्या होता है? पर्यायवाची शब्द, जिसे आप समानार्थी शब्द के नाम से जानते हैं। तो बताइए फैब्रिकेट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये आपको मालूम होना चाहिए। बताएंगे आप लोग को फैब्रिकेट का मतलब क्या होता है। जैसे कि कुछ बनाना होता है, जैसे आप कुछ बनाते हैं, या निर्माण करना, किसी चीज़ का निर्माण करना है। जैसे कंस्ट्रक्ट हम कर लेते हैं, यानी पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि समान शब्दों में बताना होता है। गारमेंट का मतलब क्या होता है? जो कपड़े होते हैं। गारमेंट का मतलब क्या होता है? कपड़े होते हैं। फैसिनेट का मतलब क्या होता है? मोहित करना। फैसिनेट का मतलब क्या होता है भाई? मोहित करना होता है। और आपका फ्लोरल का मतलब क्या होता है? जो फूलों से संबंधित होता है। लेकिन इस सवाल का पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये 3 सवाल पूछे जाएंगे, इनकरेक्टली वाला, करेक्टली वाला। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इनमें से बताइए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इनकरेक्ट है, सही स्पेलिंग नहीं दे रखा है। विजिलेंट, देखिए पहला ऑप्शन विजिलेंट दिया है। विजिलेंट का मतलब होता है भाई सतर्क, स्पेलिंग ठीक है। और मस्क्यूरेड, मस्क्यूरेड का मतलब क्या होता है भाई? बहाना बनाना, ठीक है। और स्क्वाड्रन, स्क्वाड्रन का राइट स्पेलिंग क्या होता है? SQUDRON होता है सिंपल सा, लेकिन इसमें देखिए DROUN दिया है, तो यही क्या है? स्पेलिंग गलत है, यानी सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होगा। सी आपका। कैप्रीकेचर का मतलब क्या था? जो भाई कार्टून होते हैं, ठीक है, कार्टून जिसे बोलते हैं। तो इस सवाल का सी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर हो रहे हैं। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बताइए पिक्वेंट का एंटोनिम शब्द बताइए, उल्टा विलोम शब्द बताइए क्या हो जाएगा? पिक्वेंट का मतलब क्या होता है भाई? तीखा होता है, तीखा होता है, या आप बोल सकते हैं जो मसालेदार कड़वा होता है। मसालेदार जो आप खाना खाते हैं ना, बिल्कुल कड़वाहटदार, आपको मज़ा आ जाता है, जो मसालेदार स्वाद आपको मिलता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पिक्वेंट बोलते हैं। तो इसका उल्टा क्या होगा? बीटर हो जाएगा भाई, कड़वा हो जाएगा क्या? ये तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ये नहीं होगा। ब्लेंड हो सकता है भाई, ब्लेंड मतलब तीखा मसालेदार, ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। डिलीशियस का मतलब क्या होता है भाई? स्वादिष्ट होता है। क्या होता है? स्वादिष्ट होता है। डिलेक्टेबल का मतलब क्या होता है? ये भी आपका स्वादिष्ट होता है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। फैंटास्टिक का समानार्थी शब्द बताइए। फैंटास्टिक बताएंगे आप सभी लोग। फैंटास्टिक का समानार्थी शब्द क्या होगा भाई? ध्यान रखिएगा, फैंसीफुल होता है। क्या होता है? फैंसीफुल होता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है, जो भाई कल्पनाशील या असाधारण चीज को दर्शाता है, ठीक है। और प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है? व्यवहारिक, जो हम स्कूलों में प्रैक्टिकल करते थे भाई, व्यवहारिक, ठीक है। प्लस ग्रेसफुल का मतलब जो सुंदर होता है, सुंदर बोल सकते हैं।
या आप बोल सकते हैं सौम्य बोल सकते हैं। डेलिकेट का मतलब क्या होता है भाई, नाजुक होता है। डेलिकेट मतलब नाजुक होता है। तो इस सवाल का फैंटेस्टिक का सिनोनिम्स क्या होगा आपका, फैंसीफुल होगा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो न्यूज बताइए कौन सा इनकरेक्ट है। क्रोनोलॉजी, स्पेलिंग चेक करिए क्रोनोलॉजी का, CHRONOLOGY होता है, CHRONOLOGY होता है, CHO यहाँ पे देखिए पहले दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो, यानी पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके। और कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है भाई, जो सक्षम होता है। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है भाई, सक्षम। उसका सॉलिलॉक्यू का मतलब क्या होता है, जो आत्मभाषण देता है। जो आत्मभाषण होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉलिलॉक्यू बोलते हैं। प्रोटीन मतलब प्रोटीन होता है भाई। तो इस सवाल का पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है स्पेलिंग। ओके, तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 37। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो एक और भाई सिनोनिम्स बताइए। ग्रेगैरियस का समानार्थी शब्द बताइए, क्या हो जाएगा। ग्रेगैरियस का मतलब क्या होता है भाई, मिलनसार होता है, जो सामाजिक में रहता है, मिलनसार जिसे बोलते हैं। ठीक है, सामाजिक जिसे हम कहते हैं। तो सोशिएबल को क्या बोलते हैं भाई, सामाजिक कहते हैं, बोलते हैं, यानी इस सवाल का ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, जो आइसोलेट हम कर देते हैं, यानी किसी चीज को अलग थलग वो कह देते हैं भाई, हम लोग आइसोलेट कर देते हैं। इंट्रोवर्टेड का मतलब क्या होता है, जो अंतर्मुखी होता है। क्या, जो साथी अंतर्मुखी होता है उसको क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्टेड। रिजर्व मतलब संकोचित होता है। तो इस सवाल का तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 38। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक। आफ्टर कमिंग फ्रॉम ए लॉन्ग जर्नी ही सेड इट फील सो टू बी होम। यानी एक लंबा यात्रा से आने के बाद उन्होंने कहा कि घर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा मतलब बेटर कि गुड, यानी गुड हो जाएगा भाई। यहाँ भाव मतलब कि केवल किया जा रहा है, तो गुड आपका सही हो जाएगा। यानी आफ्टर कमिंग फ्रॉम ए लॉन्ग जर्नी ही सेड इट फील सो गुड टू बी होम। बी ऑप्शन राइट आंसर है। यानी एक लंबा यात्रा से आने के बाद घर आकर बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत अच्छा लगे, यानी गुड टू बी होम। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। पोस्चर, गेस्चर, कल्चर, लेक्चर। बताइए पोस्चर का स्पेलिंग तो आप चेक करते होंगे भाई जरूर। POSTURE होता है भाई, न कि UER होता है। यानी पहला ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट दे रखा है। ठीक है, पोस्चर जो हम लोग पोस्चर करते हैं। गेस्चर, गेस्चर का मतलब क्या होता है, इशारा। गेस्चर का मतलब क्या होता है भाई, इशारा होता है। कल्चर का मतलब क्या होता है, जो हमारी संस्कृति होता है, हमें अपनी संस्कृति को बनाए रखना है। ठीक है भाई। लेक्चर जो व्याख्या करते हैं, जो लेक्चर देते हैं, भाषण देते हैं। तो इस सवाल का भाई पहला ऑप्शन पोस्चर का स्पेलिंग रॉन्ग है। POSTURE होता है पोस्चर का स्पेलिंग। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द गिवन सेंटेंस। यानी इडियम बताना है किसका, प्रेस्ड इनटू सर्विस। केवल इसका आपको मतलब मुहावरा बताना है। बताइए प्रेस्ड इनटू सर्विस मतलब कि सभी सेंटेंस को पढ़िए। माई ओल्ड कार वाज प्रेस्ड इनटू सर्विस एज एन इमरजेंसी व्हीकल फॉर माई एलिंग ग्रैंड मदर। इसका मतलब कि किसी चीज को जरूरत पड़ने पर विशेष कार्य के लिए इस्तेमाल करना। बस यही आपका, किसी चीज को जरूरत पड़ने पर विशेष कार्य के लिए इस्तेमाल करना, उसको क्या बोलेंगे। तो दोस्त मेरे याद है कि किसी विशेष प्रावधान के लिए उपयोग करना, जब विशेष आवश्यकता हो तो क्या बोलेंगे, टू यूज फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज व्हेन स्पेशल नीड अकर्स। यानी सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। प्रेस्ड इनटू सर्विस का जो परफेक्ट आपका इडियम बनेगा वो आपका किसी विशेष प्रयोजन के लिए उपयोग करना जब विशेष आवश्यकता हो, यानी सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। एक दुकानदार एक वस्तु के मूल्य में पहले 8% और फिर
5% की वृद्धि करता है। कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी है हमने आपको बताया है। जब भी प्रश्न में 2% दे तो आपको रेशियो मेथड अप्लाई करना है, एक फार्मूला वाला। फार्मूला क्या होता है भाई, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपान में 100। देखिए एक पार्ट ये अलग है, एक पार्ट ये अलग है, तो सबसे पहले आपको इसको हल करना है, इसके बाद इसको हल करना है। ए को यहाँ पे 8 मान लीजिए, बी को यहाँ पे 5 मान लीजिए, जो प्रश्न में दिया है। चलिए फॉर्मूला लगा लेते हैं, 8 प्लस 5 प्लस 8 गुणे 5 बटे में 100। तो 8 5 13, एक पार्ट 13 आ गया और 8 पंजे 40, इसको हल करते हैं तो 40 बटे 100 होगा। अब 100 का भाग हमें 40 में करना है, यानी 0 0 कैंसिल। 10 का भाग 4 में देंगे तो 0.4 आएगा, यानी 13 प्लस 0.4 कितना होगा, 13.4% हो जाएगा। यानी कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी मिली हमें, 13.4% मिली, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, एक रेशियो मेथड को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रेशियो मेथड क्या, जैसे कि कोई सामान आप 100 रुपये खरीदा तो आपको 8% की वृद्धि मिल गई, यानी वो सामान 108 रुपये की होगी। 100 फिर एक सामान आप खरीदा 5% बढ़ गया, यानी 105 हो गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए जैसे 5 से हम काटेंगे तो 20 पंजे 100, इसको 5 काटेंगे तो 21 बार में। फिर उसके बाद देखिए, और यहाँ से 4 से देखिए 25 बार में चला जाएगा। ये आपका कितने बार में, 4 दूना 8, 4 7 28, 27 बार में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे 25 दूनी 50, अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दूनी 50, ये 500 हो जाएगा। अब 21 गुणे 27 करेंगे तो इसको सॉल्व करने आपका टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी को सवालों को हल करना है जब रेशियो मेथड आए तो। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। एक आदमी अपनी बाइक से 64 सेकेंड में 960 मीटर की दूरी तय करता है, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल कितनी होगी। चलिए इसका राइट आंसर आप दीजिए भाई, क्या बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। सभी दोस्त इस सवाल का राइट आंसर हल करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। बताइए, जैसे एक आदमी अपनी बाइक से 64 सेकेंड में 960 मीटर की दूरी तय करता है, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल बताना है। पहले तो मीटर प्रति सेकेंड में स्पीड ज्ञात करना है भाई। फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। हमें भाई उसकी चाल यानी स्पीड ज्ञात करनी, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डी/टी हो जाएगा, यानी डिस्टेंस अपन टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना है भाई, 960 मीटर की दूरी तय कर रहा है, टाइम कितना है 64 सेकंड ले रहा है, तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा भाई, 15 मीटर प्रति सेकंड आ रहा है भाई। ये तो आप सभी को मालूम है। तो आप जानते हैं कि मीटर प्रति, यहाँ से 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया हमारा भाई स्पीड हमारा कितना आया भाई, 15 मीटर प्रति सेकंड आया। ठीक, अब हम जानते हैं कि मीटर प्रति सेकंड से यदि हमें किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल सा 18/5 जो हमारा स्पीड निकला है 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 15, 18 × 54 हो जाएगा, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल कितने हो गए, 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। किसी प्रकार का डाउट है तो बताइए, डाउट लेकर आपको नहीं चलना है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 को। 4 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली गई राशि ₹2500 पर साधारण ब्याज रुपीज में ज्ञात करिए। बताइए, 4 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 2500 पर साधारण ब्याज कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। ये आपका फॉर्मूला होता है। प्रिंसिपल कितना दिया, सबसे अधिक नंबर होता है 2500, रेट आपका परसेंटेज में हमेशा रहता है 6, टाइम आपका 4 वर्ष बटे में यहाँ पे 100, 00 से 00 कैंसिल, 25 चौका 100, 100 गुणे 6, 600 हो जाएगा, यानी साधारण ब्याज रुपीज में कितना होगा, 600 रुपया होगा, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, किसी प्रकार के यहाँ आप सभी को दिक्कत बिल्कुल नहीं, तो साथियों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44। 5 संख्याओं का औसत 38 है, यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो उनका औसत 36 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात करिए। भाई साहब देखिए, 5 संख्याओं का पहले औसत 38 दे रखा है, यानी 38 पंजे कितना हो जाएगा, 190 होता है। 5 और 40 की 0 9, 5 15 4 19, उसमें से एक संख्या हटा दिया रही, यानी जो पहले 5 संख्या थी अब 4 संख्या कर दी जा रही है, तो उसके बाद उसका जो औसत हो जाए वो 36 के बराबर हो जा रहा है। तो 36 चौका कितना होगा, 4 छंग 24 के 4 2,
4 3 12 2 14 यानी 144। तो जो हटाई गई संख्या उसका आंसर कितना आएगा, इसको माइनस कर दिए, आंसर आ जाएगा 190 में से आपको 144, 10 में से 4 घटा 6 और यहाँ पे 18 में से 4 घटा यानी 4 14 यानी 46 हो जाएगा भाई, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। कितना सिंपल सवाल है भाई। तो थोड़ा सा आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से सोच समझकर अपना राइट आंसर करना है, ठीक है। डाउट लेकर को आपको लोग का नहीं चलना है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या दे रखा है, एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्णों की लंबाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। भाई सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और विकर्ण दे दिया है, तो आप जानते हैं कि जब विकर्ण दे रखा तो सिंपल सा d1 इंटू d2 लगा लीजिए ना भाई, हाफ इंटू d1 इंटू d2, हाफ इंटू 4 इंटू 5, 2 दूना 4, 5 दूना 10 यानी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना आएगा भाई, एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, 10 और 30 के बीच की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। बताइए 10 और 30 के बीच की सभी विषम संख्या वो संख्या होती हैं जो 2 से नहीं कटती हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो 2 से नहीं कटते हैं जैसे 1 3 5 7 9 ये सभी विषम संख्या होती है। तो पहले तो 10 से लेकर 30 के बीच की सभी विषम संख्या हमें निकालना है भाई, है ना मेरे दोस्त। 10 और 30 के यानी पहला आपका 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29, 10 से लेकर 30 के बीच के सभी विषम संख्या हैं। इसको जोड़िए कितना आएगा आपका, 11 13 24 24 15 39, 39 17 आपका होता है 56, 56 और 19 कितना होगा, 56 में 14 दे दीजिए 70, 70 5 75 हो जाएगा, 75 81 आपका 96, 96 और 23 96 4 100 19 119 119 25 144 144 और 27 171 171 29 200 यानी टोटल 200 और 10 और 30 के बीच ये टोटल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से भाग करा दीजिए तो कितना आ जाएगा भाई, 10 और 30 के बीच की सभी विषम संख्याओं का औसत 20 आ जाएगा भाई। तो इस तरह से आप सभी को सवाल को हल करना है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। आप औसत कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं, जितनी टोटल संख्या उससे भाग करा देते हैं। यही तो सेम सवाल था ये। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 को दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 226 231 236 241 246 क्वेश्चन मार्क। तो साथियों जैसे नंबरों का श्रृंखला बढ़ रहा है, 226 से 231 किया, 236 किया, 241 किया, 246 किया। देखिए 26 31 प्लस 5, 31 से 36 प्लस 5, 36 41 प्लस 5, 41 46 प्लस 5। तो इसी प्रकार 246 में प्लस 5 कर देंगे तो 251 आ जाएगा, यानी सवाल का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। ओके सभी को समझ में आया। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, इस सवाल कॉल करिए। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्या संबंधित है। इस सवाल को आपको कैसे हल करना है, जैसे ये आपका 2 बॉक्स दिया रहेगा तो पहले आपको इन 2 बॉक्सों का ना पैटर्न को चेक करना है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को ये सवाल समझ में नहीं आता कैसे हम हल करते इसे। तो साथियों सबसे पहले आपको ना जो 2 बॉक्स दिया रहता है इसको पहले तो छोटे से बड़े के रूप में लिखना है। जैसे पहला बॉक्स देखिए 11 19 8 का दिया, तो सबसे पहले छोटा 8 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 19 है। तो देखिए इसको ए को 8 मान लेना है, 11 को बी मान लेना है, इसको सी मान लेना है। तो आपको ना यही सी आंसर लाना होता है ए और बी की मदद कर लेकर, यानी इसमें आप सभी को पहले प्लस करना है, माइनस करना है, गुणा करना है, भाग करना है। देखिए कैसे, पहले आप ए और बी को हल करिए, ए और बी को आपस में जोड़िए, 8 प्लस 11 करने 19 आ जाएगा भाई। यानी इसमें तो भाई ए प्लस बी करने से हमारा सी आंसर मिल गया। ए प्लस बी बराबर सी, मतलब कि जब अपने 8 और 11 को जोड़ा तभी तो आपका आंसर 19 आ रहा है। 8 और 11 को जोड़ेंगे तो 19 आएगा, यानी ए प्लस बी करे तभी तो सी आया। हमने आपको क्या बताया, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, यही आपको सी आंसर लाना होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो भी ए और बी की मदद लेकर।
उसके बाद दूसरा रिलेशन चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए ये वाला दिया आपका 14, 29, 15, सबसे पहले छोटे से बड़े ग्रुप में 14, 15, 29। देखिए ए और बी को जोड़िए, इसको जोड़िए, देखिए आपका कितना आएगा भाई 29 तो आ जा रहा है, यानी ए प्लस बी बराबर सी। यही रिलेशन हमें ऑप्शन में चेक करना है। देखिए कौन सा ऑप्शन है, देखिए 9, 22 को जोड़ेंगे कितना आएगा 31 आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 25 दिया सबसे बड़ा क्या। अब ऑप्शन बी देखिए आपका 16, 28, 12, यानी 12, 16, 28। तो भाई इसको आपस में जोड़िए, देखिए 12, 16 को जोड़िए 28 आएगा, यानी ये आपका मिल गया भाई ए प्लस बी बराबर सी। यानी इस सवाल का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, सेम पैटर्न पे ऑप्शन बी हमें मिला है, ए प्लस बी बराबर सी। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 49, क्या बनेगा परफेक्ट आंसर। अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। हल करिए दोस्त। अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, अक्षरों का श्रृंखला दिया है। तो हमने आपको बताया कि पहले आपको पहले अक्षर का कोड करना है, जैसे W से B बनाना है, B से G बनाना है, G से L बनाना है। तो देखिए पहले W, उसके बाद B, उसके बाद G, उसके बाद L, इन अक्षरों का कोड करिए। W होता है 23, B होता है 2, G होता है 7, L होता है 12। देखिए 23 में 5 जोड़ी तो 28 होता है, 28 पे कौन होता है, B होता है। आप सभी को मालूम है कि A से लेकर Z तक आपका 26 होता है। जैसे हम 27 बढ़ते हैं वो A से शुरुआत होता है 28 पे B, तो इसमें 23 में 5 जोड़ा तो 28, 28 पे B, 2 से 7 यानी इसमें भी +5 हुआ है, 7 से 12 यानी इसमें भी +5 हुआ है, यानी इसमें कोड +5 का लग रहा है। तो इसी प्रकार 12 में +5 करेंगे तो 17 आएगा। 17 पे कौन अक्षर आता है, क्यों आता है, यानी जो हमारा ऑप्शन मिलेगा ना वो क्यों से मिलेगा, यानी पहला अक्षर का रिलेशन चेक करने के बाद हमारा क्यों आ रहा है, यानी इस सवाल का देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि यही तो भाई क्यों ए जेड मिल रहा है भाई, यानी इस सवाल का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसी प्रकार का डाउट इस सवाल को हल करने में आप सभी को, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, निम्नलिखित में से किन चिन्हों को आपस में बदलने पर दिया गया समीकरण सही हो जाएगा। यानी इस समीकरण का मदद लेकर हमें 18 आंसर लाना है, यानी 18 बराबर 18 करना है, LHS बराबर RHS हमें करना है ना दोस्त, वो भी ऑप्शन का मदद लेकर। चलिए तो पहला ऑप्शन उठाते हैं भाई, जहां भाग हो वहां पे माइनस कर देंगे, जहां माइनस हो वहां भाग कर देंगे। इस समीकरण में देखिए 57, ध्यान से देखिएगा समीकरण को, 57 माइनस है तो माइनस की जगह भाग रखें, क्योंकि पहला ऑप्शन माइनस और भाग को बदलना है। उसके बाद 19 है, 19 के बाद देखिए गुणा 18 है, ठीक, 18 + 9 भाग है तो भाग की जगह -45। इस समीकरण को हल करने के बाद हमें 18 आंसर चाहिए। 19 का भाग 57 में देंगे 3 बार में, गुणा 18 + 9 -45 बराबर 18। 18 × 54, इधर से 54 + 9 -45, ठीक है। 54 और 9 कितना हो जाएगा भाई आपका, 54 9 आपका कितना होता है, यहाँ से 54 63 होता है, 63 में से 45 को कम करिए तो 18 तो आएगा, यानी पहला ही ऑप्शन तो मैच कर गया भाई, क्योंकि 18 बराबर 18 में आंसर लाना था, यानी पहला ही ऑप्शन भाग और माइनस को बदलने से हमारा आंसर मिल चुका है। ओके, किसी प्रकार का डाउट। तो साथियों इस तरह से एक फुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया, जो कि एसएससी के द्वारा जो बनाया जा रहा है इस टाइम प्रश्न, सेम वैसे ही पेपर के आधार पर पूरा प्रश्न आज के इस क्लास में हम लोग 50 डिस्कस किया। तो बताइए आप सभी का इन 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। तो साथियों लगातार आप सभी के बीच क्लास आएगी, तो यहाँ से अपनी तैयारी बहुत अच्छी से रखिएगा, क्योंकि जीके अधिक से अधिक हम क्वेश्चन आपके लिए कराएंगे भाई, इंग्लिश के क्वेश्चन अधिक से अधिक कराएंगे, क्योंकि यही 2 मेन सब्जेक्ट से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है। बहुत अच्छी तरीके से हम लोग एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो आपको डेली क्लास करनी है, तो इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए। तो और भी किसी प्रकार का आपको डाउट होती तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।